Hello everyone, this is Dr. Geeta Shamnani. So today we are going to discuss the most difficult topic of the respiratory physiology, and that is regulation of the respiration. So let us see, today we'll discuss the neural regulation of the respiration, and this particular lecture I am going to cover in Hindi. तो हम देखते हैं क्या है ये। तो सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता है न्यूरल रेगुलेशन मैकेनिज्म का। उसके ऊपर इन्फ्लुएंसेस होते हैं कई सारे रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस और केमिकल कंट्रोल मैकेनिज्म। मतलब बेसिक है न्यूरल रेगुलेशन, उस पर इन्फ्लुएंसेस आते हैं केमिकल रेगुलेशन का, और रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस होते हैं। वो रिफ्लेक्सेस मैं डिस्कस करूँगी आज आपसे। और न्यूरल रेगुलेशन के लिए सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं? एक तो मेडुलरी और पॉन्स के सेंटर्स हैं, जो कि एक तरह से इनवॉलेंट्री रेगुलेशन में इसका रोल होता है, और वॉलेंटरी रेगुलेशन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रोल है। तो बेसिकली इनवॉलेंट्री जो न्यूरल रेगुलेशन है वो हमारे मेडुला एंड पॉन्स से गवर्न होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं न्यूरल रेगुलेशन का ये फ्लो चार्ट। तो ये न्यूरल कंट्रोल में किस तरह, दो तरह के कंट्रोल है, एक है ऑटोमेटिक और दूसरा है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री में नियोकॉर्टेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम का भी रोल है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ऑटोमेटिक में मेडुलरी में सेंटर्स हैं और पॉन्स में सेंटर्स हैं, मेडुलरी सेंटर्स एंड पोंटाइन सेंटर्स। मेडुलरी में भी एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। डॉर्सल सिर्फ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, वेंट्रल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि हमारे पॉन्स में होता है। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है? इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है। ये इंस्पिरेशन है, इसको प्रोलॉन्ग करता है। और इस एपन्यूसिस, इसको रोकने का काम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। ये प्रिवेंट करता है एपन्यूसिस। एपन्यूसिस क्या होता है? प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन को हम एपन्यूसिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन को स्टॉप करके एक्सपिरेशन स्टार्ट करता है, स्विच ऑफ फ्रॉम इंस्पिरेशन टू एक्सपिरेशन में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे हमारे सेंटर्स हैं न्यूरल रेगुलेशन वाले। ठीक है, तो मेडुलरी सेंटर में और क्या क्या है? एक रेस्पिरेटरी कंट्रोल पैटर्न जनरेटर है। ठीक है, और दूसरा तो हमने ऑलरेडी आपको बताया डॉर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है। और पोंटाइन सेंटर आपको पता है, एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक है एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, मेडुलरी सेंटर में अगर हम डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करें तो ये डॉर्सल में सिचुएट, मेडुला के डॉर्सल पार्ट में सिचुएटेड है। और कौन सा न्यूक्लियस यहाँ पर होता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ठीक है, और इसमें से इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स निकलते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली सेंसरी इनपुट्स इनमें कहाँ से आते हैं? थोरेसिक और एब्डोमिनल विसरा से थोरेसिक इनपुट आते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में। और कौन सी नर्व्स के थ्रू आते हैं? 9th और 10th नर्व। मतलब थोरेसिक और एब्डोमिनल विसरा से इन्फ्लुएंसेस आते हैं 9th और 10th क्रेनियल नर्व में, और ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में जाते हैं। और यहाँ से जो इफरेंट्स निकलते हैं ये जाते हैं आपके रेस्पिरेटरी मसल्स में, इसलिए स्पेशली कौन सी मसल्स में? इंस्पिरेटरी मसल्स में। ठीक है, और इफरेंट इनका कौन सा है? फ्रेनिक नर्व मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो एफरेंट है 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व और इफरेंट है फ्रेनिक नर्व। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, तो इसमें से इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स निकलते हैं, और ये है, ये किससे बना होता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से। इसमें एफरेंट्स आते हैं 9th और 10th क्रेनियल नर्व से, और इफरेंट निकलता है फ्रेनिक मोटर न्यूरॉन, जो कि जाता है इंस्पिरेटरी मसल्स में। ठीक है, अब देखते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहाँ पर होता है? ये वेंट्रोलेटरल पार्ट, ये मेडुला के वेंट्रोलेटरल पार्ट में होता है। ठीक है, ये इसमें कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? न्यूक्लियस एम्बिगुअस, एम्बिगुअस में भी रेट्रो एम्बिगुअस, पैरा एम्बिगुअस एंड रेट्रोफेशियलिस। तो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं जिसका कलेक्शन है ये बेसिकली, और ये पूरी लेंथ को कवर करता है। ठीक है, आप जैसे कि डायग्राम में देखोगे डॉर्सल ग्रुप थोड़ी सी उसमें है, लेकिन वेंट्रल ग्रुप ने लगभग पूरी लेंथ इसकी कवर की है। ठीक है, और इसमें से दोनों तरह के न्यूरॉन्स निकलते हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स दोनों निकलते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, कि एक्सपिरेशन में न्यूक्लियस रेट्रोफेशियलिस और रेट्रो एम्बिगुअस इन्वॉल्व होता है, और इंस्पिरेशन में पैराएम्बिगुअस इन्वॉल्व होता है। याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो इतना डिटेल नहीं भी चलेगा।
नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। एक्सॉन इसके दोनों तरह की मसल्स में जानते हैं, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी मसल्स। एक्सपिरेटरी मसल स्पेशली कौन सी, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल। ठीक है, तो डॉर्सल ग्रुप डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन में। डॉर्सल ग्रुप सिचुएटेड होता है डिफ्यूजली न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस, और वेंट्रल ग्रुप न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, रिट्रो एम्बिगुअस, रिट्रोफेशियलिस, पैरा एम्बिगुअस, ये सारे हैं। टाइप ऑफ न्यूरॉन, इसमें से कौन से न्यूरॉन्स निकलते हैं, इंस्पिरेटरी, इसमें से निकलते हैं इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी, दोनों तरह के न्यूरॉन्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये डॉर्सल ग्रुप हमेशा एक्टिव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गायनी की इमरजेंसी में देखो, तो गायनी की इमरजेंसी में JR है, जूनियर रेजिडेंट है, हमेशा एक्टिव होता है। ठीक है, वो SR को सिर्फ कब बुला रहा है, जब कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या कोई सिजेरियन है, तब वो SR को बुला रहा है, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरीज और नॉर्मल केसेस तो वो खुद ही हैंडल कर ले रहा है ना। ये है SR आपका वेंट्रल ग्रुप। इनएक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब जब नॉर्मल केसेस आ रहे हैं तो वो अपना आराम से रूम में है, जब कोई बड़ा केस आ रहा है या सिजेरियन हो रहा है तो वो आ रहा है। ठीक है, एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स ब्रीदिंग, ये फोर्स ब्रीदिंग के समय एक्टिव है वेंट्रल ग्रुप। डॉर्सल ग्रुप जनरेट्स द रेस्पिरेटरी रैम्प, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन का रिदम है। ठीक है, रैम्प, रैम्प हम किस चीज़ को बोलते हैं, रैम्प यहाँ पर जैसे एब्रप्ट इंस्पिरेशन, सडन इंस्पिरेशन नहीं होता। ठीक है, सडन एक्सपेंशन ऑफ लंग नहीं होता, धीरे धीरे होता है, तो हम इसको बोलते हैं रैम्प लाइक मैनर। ठीक है, तो और ऑटो रिदमिक प्रॉपर्टी किसमें होती है, डॉर्सल ग्रुप। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न बना के रख रहा है वो हमारा डॉर्सल ग्रुप है। ठीक है, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स ये कहाँ से निकलते हैं, ये हमारे डॉर्सल ग्रुप से निकलते हैं, वेंट्रल से भी निकलते हैं। ठीक है, इसमें ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स ऑब्वियसली ये इंस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करेंगे, है ना। सारी जितनी भी आपकी इंस्पिरेटरी, ये बेसिकली किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, ये जो इंस्पिरेटरी सिग्नल है रैम्प लाइक मैनर में हो, मतलब स्लोली बढ़े, एब्रप्ट एक्सपेंशन ऑफ लंग ना हो, ये इसको कंट्रोल करता है। तो 2 सेकंड के लिए इंस्पिरेशन होता है, 2 सेकंड के लिए, और 3 सेकंड के लिए फिर ये रुक जाता है, और उस रुके हुए पीरियड में एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, तो 2 सेकंड का इंस्पिरेशन, उसके बाद ये रुक जाता है, ये न्यूरॉन्स एक्टिव होना रुक जाते हैं, उसके बाद 3 सेकंड के लिए एक्सपिरेशन, जो कि एक पैसिव फिनोमेना है। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग की हम बात करें तो 3 मिनट के लिए फिर एक्सपिरेशन होता है। ठीक है, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स ऑब्वियसली मसल ऑफ एक्सपिरेशन को, मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन को सप्लाई करेंगे। अब ये जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी न्यूरॉन का इंटरेक्शन कुछ इस तरह का होता है कि इन दोनों के बीच में इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। किस तरह से, सपोज ये इंस्पिरेटरी न्यूरॉन है और ये एक्सपिरेटरी न्यूरॉन है, तो इनके बीच में कुछ इस तरह के न्यूरॉन होंगे जो रेसिप्रोकल इनर्वेशन कराएंगे। मतलब जब इंस्पिरेटरी न्यूरॉन एक्टिव है तो एक्सपिरेटरी इनएक्टिव रहेगा, जब एक्सपिरेटरी एक्टिव है तो इंस्पिरेटरी इनएक्टिव रहेगा। तो कुछ इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन अगर एक साथ होंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इनके बीच में रेसिप्रोकल इनर्वेशन होता है या इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच में। तो इधर आप फिर से देख सकते हैं मेडुलरी और पोंटाइन सेंटर्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पोंटाइन, हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स की बात करें तो पॉन्स में एक होता है आपका न्यूमोटैक्सिक और एक होता है एपिन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, एपिन्यूस्टिक सेंटर की बात करें तो ये लोअर पार्ट, पॉन्स के लोअर पार्ट में है। ठीक है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेट करता है मेडुला के जो इंस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, स्पेशली जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन था उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली इंस्पिरेशन को बढ़ाएगा। इंस्पिरेशन के बढ़ने का मतलब है टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा या ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। तो ये इस तरह से इंस्पिरेटरी फेज को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्या, एपिन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो अगर एपिन्यूस्टिक सेंटर ज़्यादा एक्टिव है तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इंस्पिरेशन बहुत डीप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और इस तरह के अगर अनइनहिबिटेड इसका रोल रहा तो इस तरह के जो प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन होता है ना, इस फिनोमेना को बोलते हैं एपन्यूसिस, मतलब प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन विद ब्रीफ, छोटा सा एक्सपिरेशन हो रहा है। ठीक है, और ये किससे इनहिबिटेड होता है, वेगस नर्व और न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। तो हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है हमारा एपिन्यूस्टिक सेंटर है, बेबी बच्चा है ये। ठीक है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसका फादर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर फादर है,
और वेगस इसकी मदर, वेगस नर्व इसकी मदर है, ठीक है। तो वेगस नर्व का भी इस पर कंट्रोल होता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर का भी इस पर कंट्रोल होता है। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, इंस्पिरेशन को बढ़ाता है। इंस्पिरेशन हम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, इंस्पिरेशन मतलब इसका प्ले टाइम है ना। तो बच्चा क्या चाहता है, उसका प्ले टाइम ज़्यादा से ज़्यादा रहे और पढ़ने का टाइम मतलब एक्सपिरेशन वो मिनिमम रहे, है ना। लेकिन इस पर इनिबिशन किसका किसका होता है, एक तो फादर का और मदर का। फादर मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर और मतलब मदर मतलब वेगस, ठीक है। तो अगर इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस रहा तो इसका रेस्पिरेशन बिल्कुल कंट्रोल रहेगा, मतलब इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन आएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी एक का भी कंट्रोल कम हो गया तो इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों का इफेक्ट कम हो गया तो इंस्पिरेशन बहुत ही प्रोलॉन्ग होगा, फिर एक्सपिरेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एपन्यूसिस। ओके, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जैसा कि मैंने बताया ये पॉन्स के अपर पार्ट में होता है, रॉस्ट्रल पार्ट में, ठीक है। ये एक्टिव होता है दो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों में एक्टिव होता है। ये इनहिबिट करता है एपन्यूस्टिक सेंटर को, जैसा कि मैंने बताया। फादर वाले एग्जाम्पल से समझ लो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर फादर है, एपन्यूस्टिक सेंटर बच्चा है। तो बेसिकली क्या करता है, शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पिरेशन करता है। अगर इसको स्टिमुलेट, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ज़्यादा स्टिमुलेट हो गया तो टाइडल वॉल्यूम कम होगा, इंस्पिरेशन शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ब्रीदिंग को शैलो और रैपिड करवाता है। एपन्यूस्टिक सेंटर डीप करवाएगा और स्लो करवाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इस डायग्राम में। एक्चुअली ये डायग्राम बच्चे हमसे बहुत बार आके पूछते हैं कि ये डायग्राम उनको समझ में नहीं आता, तो इसे थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। ये एक्चुअली मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंट्रल न्यूरल रेगुलेटरी जो सेंटर्स हैं उनका डायग्राम है। इसमें एक्सपेरिमेंटल एक स्टडी की हुई है जिसमें डिफरेंट लेवल पे मेडुला को और पॉन्स को कट किया गया है और रेस्पिरेशन पर क्या इफेक्ट आया है ये देखा गया है। तो सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला कट किया गया है वो डी लेवल पर किया गया है, मतलब मेडुला के नीचे। तो अगर ऐसा कट किया जाता है मतलब ऊपर से जितने भी इन्फ्लुएंसेस जा रहे हैं वो सब बंद हो जाएंगे, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन ही रुक जाएगा, क्योंकि मेन सेंटर जो रेस्पिरेशन को स्टार्ट करता है वो तो मेडुला में ही है। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने सी सेक्शन किया है, सी वाला, तो उसमें बेसिकली क्या है कि मेडुला और पॉन्स के बीच में कट किया है। तो मेडुला से नीचे जो रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जा रहे हैं वो तो जाएंगे, तो रेस्पिरेशन तो होगा। लेकिन क्योंकि अब मेडुला के सेंटर्स पर पॉन्स के सेंटर्स का कंट्रोल नहीं है, तो इस केस में रेस्पिरेशन बहुत इरेगुलर होगा, मतलब उसकी डेप्थ और रेट दोनों रेगुलेटेड नहीं होंगे, लेकिन रेस्पिरेशन होगा। अब एक जो कट किया है उन्होंने, तीसरा वाला कट किया है, वो पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बीच में किया है, ठीक है। तो मतलब नीचे वाले सारे सेंटर्स तो काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ से इन्फ्लुएंसेस रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स के थ्रू रेस्पिरेटरी मसल्स में जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, दो सिचुएशंस इन्होंने क्रिएट किए हैं। एक है जिसमें वेगस इंटैक्ट है और दूसरे में वेगस भी कट हो गई है, ठीक है। तो जिसमें वेगस इंटैक्ट है तो उसमें क्योंकि अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर का इफेक्ट खत्म हो गया है एपन्यूस्टिक सेंटर पर, मतलब फादर का इफेक्ट नहीं है लेकिन मदर का है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही इफेक्ट है तो रेस्पिरेशन डीप होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन डीप होगा और स्लो होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन है जिसमें वेगस और न्यूमोटैक्सिक सेंटर दोनों का ही इन्फ्लुएंस चला गया है, तो ऐसे में एपन्यूसिस हो जाएगी, मतलब इंस्पिरेशन ही होता रहेगा, एक्सपिरेशन होगा ही नहीं। इसमें देखते हैं, इसमें अगर कट इसके न्यूमोटैक्सिक सेंटर के भी ऊपर किया गया है, ठीक है, तो रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा। अगर वेगस इंटैक्ट है, नॉर्मल डेप्थ और रेट दोनों नॉर्मल होंगे। लेकिन जो वॉलंटरी इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब अगर हम अपनी इच्छा से रेट और डेप्थ को कंट्रोल करना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, पर रेस्पिरेशन होगा। दूसरी एक सिचुएशन इन्होंने देखा, वेगस को कट कर दिया है, मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर का इन्फ्लुएंस तो है एपन्यूस्टिक सेंटर पर वेगस कट हो गई है। तो ये इस सिचुएशन के सिमिलर होगा। इसमें मतलब एक में फादर का इफेक्ट चला गया है और एक में मदर का इफेक्ट चला गया है, तो ये दोनों सिचुएशन एक जैसी होंगी। तो इनमें क्या होगा, बेसिकली रेस्पिरेशन डीप और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए थे एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर के आपस में। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है,
ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर्स को। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खुद कब इनएक्टिव हो जाता है? एट द टाइम ऑफ स्लीप। तो स्लीप के समय जो हमारा रेस्पिरेशन कम हो जाता है, एल्वियोलर वेंटिलेशन कम हो जाता है, वो बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है स्लीप में। तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि क्यों स्लीप में रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाती है, या क्यों एल्वियोलर वेंटिलेशन कम हो जाता है, क्यों CO2 रिटेंशन होता है ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स पर कई जगहों के एफरेंट इम्पल्सेस भी आते हैं। मतलब ये सेंटर जो अपना रेगुलेशन कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन इस सेंटर पर कई सारे इन्फ्लुएंसेस आते हैं। वो इन्फ्लुएंसेस क्या हैं? एक तो हायर सेंटर्स से आएंगे। तो हायर सेंटर्स में क्या है? वॉलेंट्री कंट्रोल है और लिम्बिक कंट्रोल है। ठीक है। एक तो हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है लिम्बिक कंट्रोल। सपोज कोई पेन आपने देखा होगा, किसी को सीवियर पेन होता है तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो इस तरह से लिम्बिक सिस्टम का भी कंट्रोल होता है। एफरेंट इम्पल्सेस फॉर नॉन केमिकल रिसेप्टर्स। तो बहुत सारे नॉन केमिकल रिसेप्टर्स मैं भी आपको बताऊंगी। दूसरे हैं एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द केमिकल रिसेप्टर्स। ठीक है। तो केमिकल रिसेप्टर से भी एफरेंट इम्पल्सेस आते हैं, तो आई विल शो यू। तो अब हम देखते हैं एफरेंट इम्पल्सेस कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, मेडुला और पॉन्स वाले। तो इसमें कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो केमिकल कंट्रोल वाले आते हैं, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर दोनों से आते हैं। उसके अलावा आपका चेस्ट वॉल स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, पल्मोनरी जे रिसेप्टर्स है और पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर है। तो चार तो चेस्ट और पल्मोनरी रिसेप्टर्स हैं चार। एक तो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर, पल्मोनरी जे रिसेप्टर्स, चेस्ट वॉल स्ट्रेच रिसेप्टर्स और इरिटेंट रिसेप्टर्स। तो चार तो यही हैं। उसके अलावा थर्मो रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, यहाँ से आते हैं। हायर कंट्रोल आपको पता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम से आता है। ठीक है। तो वॉलेंट्री कंट्रोल, जैसे कि हमें पता है कि रेस्पिरेशन बेसिकली इनवॉलेंट्री है, पर हम वॉलेंट्री जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, लेकिन वो वॉलेंट्री मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं, लेकिन रेस्पिरेशन बेसिकली इनवॉलेंट्री है। तो वॉलेंट्री कंट्रोल भी रेस्पिरेशन पर होना चाहिए। तो वॉलेंट्री कंट्रोल किसका होता है? नियोकॉर्टेक्स का होता है। तो यहाँ से जो आते हैं न्यूरॉन्स, वो मेडुला और ये सारे सेंटर्स को बाईपास करते हुए डायरेक्टली जो रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं उनको आके इफेक्ट करते हैं। जो स्पाइनल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर अपना एफरेंट डालते हैं। लिम्बिक कंट्रोल सिस्टम का क्या रोल है? रेट और डेप्थ को तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पेन या किसी इमोशनल कंडीशन में ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो और ऐसा एक्सपेरिमेंटली ऐसा भी देखा गया है कि हाइपोथैलेमस को अगर इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाए तो रेट और डेप्थ रेस्पिरेशन का चेंज हो सकता है। दूसरा है ब्रेथ होल्डिंग या वॉलेंट्री एपनिया। तो ये एक तरह से ब्रेथ होल्डिंग दिखाता है कि वॉलेंट्री कंट्रोल भी रेस्पिरेशन पर होता है। तो ब्रेथ होल्डिंग एपनिया क्या है? बेसिकली हम वॉलेंटरली रोक सकते हैं ब्रीदिंग को, 50 to 60 सेकेंड्स तक भी रोक सकते हैं। उसके बाद क्यों नहीं रोक सकते? कोई इंसान सुसाइड ब्रीदिंग रोक के सुसाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद केमिकल ड्राइव आ जाता है। जो केमिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ना, वो डोमिनेट कर जाते हैं। वो केमिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है? एक तो ऑक्सीजन का कम होना और CO2 का बढ़ना। ठीक है। तो CO2 बढ़ जाती है, PCO2 बढ़ जाती है। जब बॉडी में CO2 बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल ओवरराइड कर जाता है और रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमें बहुत देर तक रेस्पिरेशन को रोक के रखना है, तो हमें ब्रेथ होल्डिंग बढ़ाना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस ब्रेथ होल्डिंग से पहले डीप वेंटिलेशन, रैपिड वेंटिलेशन करना चाहिए। तो रैपिड वेंटिलेशन से क्या होगा? CO2 वॉश आउट हो जाएगा। तो प्रायर CO2 का लेवल कम हो जाएगा, तो हमारी ब्रेथ होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा समय तक हो पाएगी। या फिर हम प्योर ऑक्सीजन को इनहेल कर दें तो भी हमारी ब्रेथ होल्डिंग लंबी हो जाएगी। ठीक है। ये आप देख सकते हैं भाई, डायग्राम इन्होंने दिखाया हुआ है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का, और ये रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स इनमें से निकल रहे हैं। ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस दिखाए हुए हैं इन्होंने। तो हम जो नॉन केमिकल रिसेप्टर्स हैं उनमें से कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो एफरेंट इम्पल्सेस कहाँ कहाँ से आते हैं? पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर से, जिसको हेयरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जे रिसेप्टर से आते हैं। इरिटेंट रिसेप्टर्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में है वहाँ से आते हैं, और प्रोप्रियोसेप्टर्स से आते हैं। उसके अलावा चेस्ट वॉल स्ट्रेच रिसेप्टर्स और थर्मो रिसेप्टर्स से भी आते हैं। हम देखते हैं इन सबका क्या रोल है बेसिकली रेस्पिरेशन में। तो जो एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, इनको हेयरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये एक तरह से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ना। ये एक्टिवेट होता है, इनके बेसिकली जो रिसेप्टर्स हैं आपके कहाँ पर होते हैं? स्मूथ मसल्स और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। ठीक है, तो मुझे एमबीबीएस में थोड़ा सा इसको याद रखने में दिक्कत होती थी कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं स्मूथ मसल्स और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में, लेकिन एक्टिवेट कब तब हो रहे हैं? जब लंग हाइपर इन्फ्लेट हो रहा है। जब लंग ज़्यादा इन्फ्लेट हो रहा है तभी एक्टिवेट हैं, लेकिन ये हैं कहाँ पर रिसेप्टर्स? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की स्मूथ मसल्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली कब एक्टिवेट होंगे? जब लंग हाइपर इन्फ्लेट हो जाएगा, जब इसका वॉल्यूम 1 to 1.5 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली इसके एफरेंट्स कहाँ से होते हैं? वेगस से आते हैं, पोंटोमेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स में आते हैं, और ईफ्रेंट्स जाते हैं फ्रेनिक्स से। वेगस से एफरेंट्स आएंगे और ईफ्रेंट्स जाएंगे फ्रेनिक्स से। ठीक है, तो ये लंग के हाइपर इन्फ्लेशन को रोकते हैं। ठीक है, दूसरा है पल्मोनरी जे रिसेप्टर्स। जे रिसेप्टर्स ये इंडियन फिजियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एएस पेंटल। ठीक है, ये हमारे कॉलेज के ही थे, तो हमसे बहुत कॉमनली पूछा जाता था। एएस पेंटल केजीएमसी के थे। तो इन्होंने जे रिसेप्टर को डिस्कवर किया था। ये कहाँ पर होता है? जक्स्टा पल्मोनरी कैपिलरी रिसेप्टर्स, मतलब कि ये क्लोज टू कैपिलरी, ये कैपिलरी बनी हुई है ना, इसके क्लोज यहाँ पर होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये एल्वेलाई है, ये कैपिलरी है, इसके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ से कौन से न्यूरॉन्स निकलते हैं? अनमाइलिनेटेड वेगस नर्व के एफरेंट फाइबर्स निकलते हैं। ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है, तभी एक्टिवेट होते हैं। जे रिफ्लेक्स है क्या? जे रिफ्लेक्स कब होगा? जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आ जाएगा, तब जे रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा। जे रिफ्लेक्स होता क्या है? एपनिया फॉलोड बाय टैकिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये बेसिकली करता क्या है? जे रिसेप्टर डिस्करेज एक्सरसाइज स्पेशली एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पर कोई इंसान चला गया है, उसका रेस्पिरेशन पहले से हैम्पर्ड है, इंटरस्टिशियल स्पेस में उसके फ्लूइड आ गया है, तो उससे जे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और जे रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेंगे। जे रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेंगे तो एपनिया फॉलोड बाय टैकिपनिया, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल। तो इस तरह से वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल करके इन्होंने एक्सरसाइज को डिस्करेज किया। तो अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर डिस्निया हो रहा है तो बहुत चांसेस है ये जे रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गया होगा, ये सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो हमें एक्सरसाइज को मिनिमम कर देना, या ये जे रिफ्लेक्स बेसिकली एक्सरसाइज को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, डिस्करेज करता है एक्सरसाइज को। ठीक है, एफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द इरिटेंट रिसेप्टर्स, तो इसमें इन्होंने कई सारे एग्जांपल दिखाए हैं। इरिटेंट रिसेप्टर्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं। ये कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, यॉनिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और डिग्लूटिशन। ये 4 एग्जाम्पल हैं इनके। अब ये किन किन अलग अलग सिचुएशंस में ये एक्टिवेट होते हैं वो देखते हैं हम। कफ रिफ्लेक्स कब एक्टिवेट होता है? ये भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब इरिटेंट रिसेप्टर हमारी फेरिंग्स में, लैरिंग्स में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में, ये जब इरिटेंट रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। कफ रिफ्लेक्स है क्या? डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगेंस्ट क्लोज्ड ग्लॉटिस। स्नीजिंग में बस इतना ही डिफरेंस है। स्नीजिंग में भी क्या है? डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन विद ओपन ग्लॉटिस, ये है विद क्लोज्ड ग्लॉटिस। ठीक है, तो इसमें क्या है? बेसिकली कफ में ग्लॉटिस ओपन हो जाता है सडनली और एक एक्सप्लोजिव आउटफ्लो ऑफ एयर होता है। ठीक है, और इरिटेंट एक्सपेल आउट हो जाते हैं इसके थ्रू। स्नीजिंग रिफ्लेक्स में इनके रिसेप्टर होते हैं नेजल म्यूकोजा में, उसके थे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई में, इसमें नेजल म्यूकोजा में होते हैं। तो ये इसमें फोर्सफुल डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन अगेंस्ट ओपन ग्लॉटिस। ठीक है, हेयरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। हेयरिंग ब्रूअर जो इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स था वो एक्सेसिव इन्फ्लेशन को रोक रहा था, ये डिफ्लेशन को रोकेगा। मतलब कोलैप्स या एटीलेक्टेसिस ऑफ लंग हो रहा होगा तो ये उससे प्रिवेंट करेगा बेसिकली। इसके जो रिसेप्टर होते हैं सिचुएटेड होते हैं ब्रोंकियल एपिथेलियम में। ठीक है, वहाँ उनके थे मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, उसमें थे ट्रैकिया ब्रोंकाई में।
तो ये क्या होते हैं, ये जब लार्ज डिफ्लेशन ऑफ लंग होता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। लार्ज डिफ्लेशन ऑफ लंग कब होता है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, न्यूमोथोरैक्स एटिलेक्टेसिस है, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, जो कोलैप्स्ड एल्वुलाई है उनको ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ये यॉर्निंग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यॉर्निंग मतलब उबासी जो आप देते हैं। अब चौथा है डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या होता है, डिग्लूशन में टेम्परेरी एपनिया होता है, जब आप खाना स्वेलो कर रहे होते हो तो एपनिया हो जाता है, क्योंकि ट्रैकियल ओपनिंग बंद हो जाती है, वो दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि फूड अगर ट्रैकिया में चला गया तो प्रॉब्लम होगी फिर। तो ये बेसिकली फेरेंजियल जब फेज होता है स्वेलोइंग ऑफ फूड में, तो ये प्रिवेंट करते हैं फूड को ट्रैकिया में जाने से। तो ये डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। तो ये हमारे इरिटेंट रिसेप्टर्स थे सारे। अब प्रोप्रियोसेप्टर्स होते कहाँ पर है, मसल टेंडन जॉइंट्स में होते हैं। ये बेसिकली जब पोजीशन चेंज होती है तो ये एक्टिवेट होते हैं। जैसे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंज होती है। और हाँ, दूसरा जब इनिशिएशन ऑफ फर्स्ट ब्रेथ होता है, आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको रगड़ा जाता है और उसको मूव कराया जाता है, तो ये बेसिकली उसके प्रोप्रियोसेप्टर्स को एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि उसकी फर्स्ट ब्रीदिंग स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है प्रोप्रियोसेप्टर्स का। एफरेंट फ्रॉम चेस्ट वॉल स्ट्रेस रिसेप्टर, जब चेस्ट वॉल में मूवमेंट हो रहा है तब वो रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करेगी, तो ये बेसिकली इसके जो सेंसर्स होते हैं वो मसल स्पिंडल में होते हैं, जो कि इंटरकॉस्टल मसल्स की मसल स्पिंडल है। तो यहाँ से बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्स प्रोड्यूस हुआ। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, जब हमारा चेंज इन पोस्चर हो रहा होता है या हम बोल रहे होते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ जो रेस्पिरेशन, जैसे सपोज मैं अभी बोल रही हूँ तो मुझे समहाउ आई एम कंट्रोलिंग द डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर रोल है चेस्ट वॉल स्ट्रेच रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो इंटरकॉस्टल नर्व्स से एफरेंट्स जाते हैं और इफरेंट भी इन्हीं इंटरकॉस्टल मसल्स पर आते हैं। एफरेंट्स फॉर थर्मोरिसेप्टर्स, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसे केस में अगर हाइपर वेंटिलेशन होने लगे तो क्या होगा, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में हीट लॉस भी होता है थोड़ा, है ना। तो ये हाई टेम्परेचर पर बेसिकली रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं, हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, जिससे कि हीट लॉस हो और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो सके। इसके बाद है केमिकल रेगुलेशन, पर केमिकल रेगुलेशन के लिए मैं आपको अलग लेक्चर बताऊंगी। अभी हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ बेसिकली मैंने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताए हैं आपको। एमसीक्यूज़ में बेसिकली आप देख सकते हो कि आपने कितना केयरफुली इस लेक्चर को सुना है। ठीक है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता था एमसीक्यूज़ पढ़ने के बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम इज लोकेटेड इन मेडुला पॉन्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑल ऑफ द अबव। कहाँ पर है, मेडुला पॉन्स, ऑल ऑफ द अबव, न्यूरल रेगुलेटरी सब में है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। जेनेसिस ऑफ नॉर्मल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी रिदम इज कंट्रोल्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो कीमो रिसेप्टर से कंट्रोल नहीं होता है ना, मेडुलरी से होता है, स्पॉन्टाइन से होता है, लेकिन कीमो से नहीं होता। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी रेगुलेटरी मैकेनिज्म आर ऑल एक्सेप्ट chemoreceptor and other receptors are sensors, ये तो ठीक है। Central controls are medullary, pontine, other parts of the brain. Respiratory muscles are effector, none of the above, तो इसका डी आंसर ठीक है। Automatic respiratory control system are situated in all except cerebral cortex, dorsal ventral respiratory group of neurons, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। तो इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स आंसर है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑटोमेटिक नहीं है, ये वॉलेंट्री वाला है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल पैटर्न जनरेटर इज फॉर्म बाय प्री बॉडजिंगर कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह से पेस मेकर है। ठीक है, तो यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है पेस मेकर से। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आर ऑल एक्सेप्ट लोकेटेड इन एंड अराउंड द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटरीज, ये ठीक है। कंटेन्स बोथ द इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन, नहीं, इसमें सिर्फ इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिसीव सेंसरी इनपुट वाया द 9th and 10th, ये ठीक है। एफरेंट फ्रेनिक नर्व से जाते हैं, ये भी ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आर ऑल एक्सेप्ट लोकेटेड इन द डॉर्सोलैटरल मेडुला, नहीं, वेंट्रोलैटरल मेडुला में ये सिचुएटेड होते हैं, तो यही इसका आंसर है। सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगुअस रेट्रोफेशियलिस
ये सारे इसमें होते हैं। न्यूरॉन्स दैट एक्सटेंड ऑलमोस्ट इंटायर लेंथ ऑफ, ये भी ठीक है। कंटेन्स बोथ द इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स, ये भी ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डॉर्सल एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आर ऑल एक्सेप्ट। VRG इज एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग, ये तो ठीक है। VRG जनरेट इंस्पिरेटरी रैम्प, VRG इंस्पिरेटरी रैम्प प्रोड्यूस नहीं करता है, ये DRG प्रोड्यूस करता है, ठीक है। DRG है ऑटोरिथमिक प्रॉपर्टी, ये तो ठीक है। DRG इज ऑलवेज एक्टिव, तो ये JR है, वो ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रैम्प सिग्नल्स आर ऑल एक्सेप्ट। रैम्प सिग्नल अराइज फ्रॉम द ई न्यूरॉन, नहीं, आई न्यूरॉन से प्रोड्यूस होते हैं। एक्सपिरेशन तो अपने आप होता है। इट इज़ वीक इन द बिगनिंग एंड स्टेडली इंक्रीजेज इन द रैम्प लाइक मैनर, हाँ ये ऐसे स्लोली इंक्रीज करता है, फिर एक्सपिरेशन 3 सेकंड के लिए रुक जाता है तो एक्सपिरेशन होता है, ठीक है। इट लीड्स टू स्टडी इंक्रीज इन द लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रेदर देन इंस्पिरेटरी गैस, ये भी ठीक है। रैम्प सिग्नल सीजेज एब्रप्टली फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, ये भी ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स आर ऑल एक्सेप्ट। लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द पॉन्स, ठीक है। एक्टिव ड्यूरिंग बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ये भी ठीक है। इनहिबिट्स एपन्यूस्टिक सेंटर, ये भी ठीक है। प्रोलॉन्गेशन ऑफ इंस्पिरेशन ऑन स्टिमुलेशन, डी आंसर है, क्योंकि ये शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पिरेशन करता है स्टिमुलेशन पे। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एपन्यूस्टिक सेंटर आर ऑल एक्सेप्ट। स्ट्रांगली एक्टिवेट मेडुलरी इंस्पिरेटरी सेंटर्स, ये तो ठीक है। इंक्रीजेस टाइडल वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ये भी ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ एपन्यूस्टिक सेंटर रिजल्ट इन प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इंस्पिरेटरी एफर्ट इंटरप्टेड बाय द ब्रीफ इंस्पिरेशन, ये भी ठीक है। इनिबिटेड बाय वेगस नर्व ओनली, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये वेगस नर्व और न्यूमोटैक्सिक सेंटर दोनों से इनिबिटेड होता है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एपन्यूसिस आर ऑल एक्सेप्ट। इट इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ इंस्पिरेटरी एफर्ट इंटरप्टेड बाय द ब्रीफ एक्सपिरेशन। इंस्पिरेटरी एफर्ट प्रोलॉन्ग, ये ठीक है इसका। स्टिमुलेशन ऑफ द एपन्यूसिस सेंटर रिजल्ट इन एपन्यूसिस, ये भी ठीक है। This indicates that apneutic center strongly activates the medullary inspiratory centers, ये ठीक है। None of the above is the answer. Correct statement about reticular activating system है। Reticular activating system stimulates the respiratory centers to increase the respiratory drive, ये ठीक है। RAS activity diminishes during sleep, sleep में कम हो जाती है, इसीलिए sleep में हाइपो CO2 रिटेंशन होता है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये सब ठीक है। ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। हायर सेंटर विच कंट्रोल द रेस्पिरेशन, लिम्बिक ठीक है, नियोकॉर्टेक्स ठीक है, हाइपोथैलेमस ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर रिसीव द एफरेंट फ्रॉम प्रोप्रिसेप्टर्स, ठीक है। इरिटेंट रिसेप्टर्स ठीक है। पल्मोनरी स्ट्रेस रिसेप्टर्स ठीक है, तो डी इज द आंसर। रेस्पिरेटरी सेंटर्स रिसीव एफरेंट फ्रॉम द थर्मोसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स, pulmonary J receptors and irritant receptors and chemoreceptors, ठीक है, इसमें भी all of the above है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेयर इम्ब्रूअर रिफ्लेक्स, ये इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव फीडबैक, ये तो ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ द लंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लंग फ्रॉम द ओवर इन्फ्लेशन, ये तो ठीक है। द एफरेंट्स कैरिड थ्रू द वेगा इन एंड इफरेंट कम थ्रू द फ्रेनिक मोटर न्यूरॉन, ठीक है। Initiation when tidal volume is more than 2.5 liters. No, it is 1.5 liters. ठीक है. Correct statement about J receptors are all except they are close to the pulmonary capillaries. ये भी ठीक है. J reflex में क्या होता है? Apnea followed by tachypnea, bradycardia, hypotension, weakness of the muscle. ये ठीक है. Primary sensitive to the increased content in the interstitial fluid. ये ठीक है. और encourages exercise at high altitude. नहीं, ये discourage करता है exercise at high altitude. Reflex initiated by the irritant receptor is cuff reflex, sneezing reflex, hair brewer, deflation reflex या yawning इसमें होता है, ये तीनों ठीक है। all of the above आंसर है। Correct statement regarding cuff reflex are all except a protective reflex caused by stimulation of irritant receptors in the pharynx, larynx, trachea, bronchi, ये ठीक है। Deep inspiration followed by forceful expiration with open glottis, नहीं, open glottis था sneezing reflex। Rise in intrapleural pressure in glottis open suddenly producing explosive outflow. Irritant may be expelled out of the respiratory tract. ये ठीक है, B is the answer, ठीक है। Correct statement about hearing brewer deflation reflex. They are produced on stimulation of the irritant receptor located in the bronchial epithelium. ये correct है। Due to distortion of the bronchial epithelium caused by deflation of the lung, जैसे pneumothorax atelectasis, ये भी ठीक है।
मे ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कफिंग नहीं, यॉर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्पल्सेस फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर्स आर ऑल एक्सेप्ट, दे आर प्रेजेंट इन मसल टेंडन जॉइंट्स, ये ठीक है। स्टिमुलेशन ड्यू टू चेंज इन पोजिशन, ये ठीक है। मेंटेन वेंटिलेशन ड्यूरिंग रेस्ट, नहीं, एक्सरसाइज में मेंटेन करते हैं। यूटिलाइजेशन इन इन्फेंट्स इन द इनिशिएशन ऑफ द फर्स्ट ब्रेथ। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आर सिचुएटेड इन एओर्टिक एंड कैरोटिड बॉडीज में होते हैं, ठीक है, साइनस नहीं है। तो ये कीमोरिसेप्टर्स वाला तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें मैंने कंप्लीट सेंटेंसेस क्यों लिखे, आइडियली तो पीपीटी में कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं दिखाने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने से दे विल बी एबल टू टेक द स्क्रीनशॉट, तो अगर उनको किसी फॉर्म में स्क्रीनशॉट में चाहिए तो दे कैन टेक, ठीक है। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।